फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षराज और आज का टॉपिक है निसर्गा और अम्फान साइक्लोन। तो आज का टॉपिक निसर्गा और अम्फान साइक्लोन से रिलेटेड है, पर हम लोग ज़्यादा ध्यान निसर्गा और अम्फान साइक्लोन्स पे नहीं देंगे क्योंकि उन सब पे ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिसको जानने की ज़रूरत है। तो हम लोग आज जानेंगे कि साइक्लोन्स है क्या, कैसे बनते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स है। और आपने सुना होगा अलग अलग नाम, हर बार साइक्लोन्स आते हैं तो उसके कुछ अलग अलग नाम होते हैं और उसको नाम कैसे दिया जाता है। और फाइनली निसर्गा साइक्लोन अम्फान साइक्लोन से अलग कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखते हैं बेसिकली साइक्लोन कहते किसे हैं। तो हेनरी पिडिंगटन जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने साइक्लोन वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब होता है द कॉइल ऑफ अ स्नेक। जैसे सांप है जो कुंडली मार के बैठ जाता है स्पाइरल शेप में, उसी को देखकर इन्होंने पहली बार साइक्लोन वर्ड का इस्तेमाल किया था। मेट्रोलॉजी में साइक्लोन वैसे लो प्रेशर एरिया को कहा जाता है जिसके आसपास हवा घूम रही हो। मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट को कहा जाता है। साइक्लोन जो भी होते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते मिलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में घूमते मिलते हैं। साइक्लोन कितना पावरफुल है, कितना कैटास्ट्रॉफिक है, कितना नुकसानदेह है, वो उसके विंड स्पीड पर डिसाइड किया जाता है। और वैसे तो बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं ये डिसाइड करने की कि किस कैटेगरी में वो साइक्लोन फॉल करता है, पर द मोस्ट फेमस वन इज सफेर सिम्पसन हरिकेन स्केल। आप स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारे कैटेगरी डिफाइन किए गए हैं। और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, 5 कैटेगरी डिफाइन की गई है जहाँ पर एक साइक्लोन की डैमेज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे 74 से 95 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार की साइक्लोन को मिनिमम डैमेज का माना जाता है। और वही जिसे 155 से ऊपर जिसकी विंड स्पीड है उसे कैटास्ट्रॉफिक और बहुत खतरनाक माना जाता है और लैंडफॉल होने की संभावना बहुत ज़्यादा मानी जाती है। साइक्लोन्स के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कंट्रीज में उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक रीजन में उसे हरिकेन कहा जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको जो कि यूएस के पड़ोसी देश है, वहाँ पर उसे हरिकेन कहा जाता है। और कैरिबियाई देश बेसिकली वो देश होते हैं जो कैरिबियन सी के आसपास है। फिर ईस्टर्न और सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक रीजन में उसे हरिकेन कहा जाता है। चाइना सी में उसे टाइफून कहा जाता है। और इंडियन ओशन के आसपास जितने भी एरिया हैं उन सभी एरिया में उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। साउथ पैसिफिक में भी उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। और यूएसए में टोर्नाडोज भी कहा जाता है। और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विलीज, फिलिपिनो में बैगवे और जापान में टाइफू। वैसे तो ये नाम है जो काफ़ी यूनिक है और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को पता भी होंगे, पर ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आते हैं। अब अगर आप लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम होती है तो मे बी इसकी आने की संभावना है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 साइक्लोन्स इंडिया में आ चुके हैं, तो मे बी इससे क्वेश्चन आ जाए। अब देखते हैं साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। जब तक सी का सरफेस वाटर का टेम्परेचर 26.50 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, यानी अप्रॉक्स 27 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, साइक्लोन बनने की शुरुआत नहीं होती। साइक्लोन बनने के लिए गर्म हवा की ज़रूरत होती है। साइक्लोन हमेशा गर्म जगहों पर ही बनती है। आप कभी नहीं सुनोगे कि नॉर्थ या साउथ पोल पर साइक्लोन आई। जब सी का सरफेस वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो वाटर वेपर बनकर ऊपर उठने लगता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है। जब सी के सरफेस का गर्म हवा ऊपर उठ जाता है तो सी सरफेस में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और उसी जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती है। और जब यह हवा भी, ठंडी हवा भी लो प्रेशर एरिया में जाती है तो वो भी गर्म होकर ऊपर उठती है और यह साइकिल चलता ही रहता है। और वो गर्म हवा ऊपर आसमान में जाकर बादल बन जाता है और यह बादल बढ़ता ही जाता है क्योंकि सी में अभी वाटर एवापोरेट हो रहा होता है। जैसे जैसे ये साइकिल तेज हो जाता है, जो लो प्रेशर जो होता है साइक्लोन का, वो आई का फॉर्म ले लेता है और हाई प्रेशर एरिया से लगातार ठंडी हवा वहाँ जाती रहती है। आई में सब कुछ शांत होता है। आप ये फिगर देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन्स की। तो आपको जो आई वाला पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर ग्रीन एरोस दिख रहा है। तो आई वाले पोर्शन में हमेशा लो प्रेशर एरिया क्रिएट रहता है, तो वहाँ पर जो भी हवा जाती है वो गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा उठ रही होती है। और जो आपको रेड एरो दिखा रहा है वो हाई प्रेशर एरिया से जो भी कूल या एयर या जो कोल्ड एयर है उस एरिया को भरने के लिए वापस जा रही है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। सवाल उठता है साइक्लोन खत्म कैसे होता है।
क्योंकि हम लोग बेसिकली पहले पढ़े हैं कि जो भी वार्म एयर होता है वो हमेशा उठते रहता है और वो क्लाउड को फेड करते रहता है और क्लाउड हमेशा बढ़ते ही जाता है। तो ये खत्म होता कैसे है? तो ये खत्म तब होता है साइक्लोन, जब वो किसी भी न किसी लैंड को हिट करता है। जब वो लैंड को हिट करता है तो अब सी सरफेस का वाटर एवापोरेट नहीं होता और अल्टीमेटली जो क्लाउड फॉर्म होता है वो कभी न कभी रेनफॉल के फॉर्म में ख़त्म हो जाता है। और फाइनली जहाँ पर भी ये जाकर साइक्लोन टकराता है वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है और बहुत हवा चलती है, उससे काफ़ी नुकसान भी होता है और काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। अब देखते हैं साइक्लोन के इफेक्ट्स क्या है। तो साइक्लोन के बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, पर पहले हम लोग नेगेटिव इफेक्ट्स पर ध्यान देंगे। साइक्लोन की वजह से हाई स्पीड विंड चलती है जिससे प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, घर गिर जाते हैं और कभी कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है। पेड़ उखड़ जाते हैं, लाइट कट जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं तेज हवा की वजह से। एयरक्राफ्ट और शिप एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि शिप जो होती है वो समंदर में होती है, वहाँ पर हाई वेव्स आते हैं और शिप के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैवी रेनफॉल की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है क्योंकि जहाँ भी ज़्यादा बारिश होती है, जैसे मुंबई में हर बार आप सुनते हैं कि वाटर लॉगिंग हो गई, जल जमाव हो गया। फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के नुकसान होने की चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ पानी ही एग्रीकल्चर क्रॉप्स को चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा मिलती है तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं। और जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है और नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से फ्लडिंग हो जाती है। और जब भी फ्लडिंग होती है तो वाटर बॉर्न डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है जियोलॉजी में भी काफ़ी चेंज ले आती है। जैसे सैंड, जो भी बालू होते हैं बीचेस से, उनको एरोड अपने साथ लेके चली जाती है। कोरल्स जो भी रीफ होते हैं, कोरल्स उनको डिस्टर्ब करती है। और कभी कभी जो भी कोस्ट के किनारे ज़मीन होते हैं उनमें लैंडफॉल हो जाते हैं। लैंडफॉल आप कह सकते हो, जैसे फ्लडिंग होती है तो किनारे जो भी होती हैं नदियों के वो कट जाते हैं, वैसे ही लैंडफॉल्स होते हैं जब कोई साइक्लोन आता है। अब देखते हैं साइक्लोन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। साइक्लोन की वजह से ड्रॉट एरियाज में जहाँ पानी की काफ़ी दिक्कत है उन जगहों पर बारिश होती है, तो वैसे जगहों पर बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट, साइक्लोन की वजह से होने वाली बारिश से टेम्परेचर लगभग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। साइक्लोन्स की वजह से जो बारिश होती है उससे पॉल्यूशन में भी गिरावट आता है। आप न्यूज़ कटिंग में देख रहे होंगे, साइक्लोन के बाद मुंबई में जो पॉल्यूशन है वो सबसे निचले स्तर पर है। तीसरा रीज़न, साइक्लोन जो बारिश अपने साथ लाता है वो लगभग बहुत दिनों तक होती है और वो एक्सेस बारिश की वजह से सॉइल में मॉइस्चर बढ़ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाने की वजह से क्रॉप्स भी अच्छी होती है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 25% बारिश साइक्लोन की वजह से होती है और जापान का अपना 50% हिस्सा साइक्लोन से रिसीव करता है रेनफॉल का। इसके अलावा साइक्लोन्स ग्लोबल हीट भी मेंटेन करने में मदद करता है। साइक्लोन अपने साथ गर्म हवा को इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ ले जाता है, जिससे इक्वेटर पे गर्मी कम होती है और पोल्स पर भी टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं होता। साइक्लोन के बिना पोल्स और भी ठंडी हो जाती और इक्वेटर और भी गर्म। साइक्लोन की वजह से सीबेड पर भी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सी के सरफेस पर आ जाते हैं, जो कि मरीन लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट है, जो फ्रेजाइल बैरियर आइलैंड होते हैं उनको साइक्लोन्स की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। जब भी स्टॉर्म आती है बीचेस को तो नुकसान पहुंचता है, पर स्टॉर्म आइलैंड के बेस में सेडिमेंट जमा करके उसे और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब सवाल उठता है, ये फ्रेजाइल बैरियर आइलैंड होता क्या है? तो जैसे नाम में से ही पता चल रहा है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। एक्चुअली ये जब समुद्र में सेडिमेंट जमा हो होकर आइलैंड का शेप ले लेता है। यह खुद से बनता भी है और खुद खत्म भी हो जाता है, पर इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यह, जब भी साइक्लोन आता है यह आइलैंड बैरियर का काम करता है और मेन कोस्टलाइन को बचाता है। अब सवाल उठता है, साइक्लोन का नाम क्यों रखा जाता है? साइक्लोन के नाम रखने से कंफ्यूजन दूर होता है। अगर दो साइक्लोन आ जाए तो नाम का यूज़ करके समझाने में ज़्यादा आसानी होती है।
किसी साइक्लोन को नंबर या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड से याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है। अब बात आती है साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। तो जितने भी ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आती है उन सब का नाम RSMC और TCWC रखते हैं। RSMC मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। टोटल मिला के 6 RSMC हैं, जिसमें इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD भी है, और उसके अलावा 5 TCWC भी हैं। बेसिकली जो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं इन RSMCs में, वो सारे नाम सजेस्ट करते हैं और सीरियली उसी नामों का इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोन को नेम करने में। अब आते हैं निसर्गा और अम्फान साइक्लोन पे, जो कि रिसेंटली हुआ है। निसर्गा साइक्लोन जो कि मुंबई में आया था, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिसका मेन सेंटर था, उसका स्पीड सिर्फ 95 to 105 किलोमीटर पर आवर था, जो कि अम्फान के मुकाबले काफ़ी कम था। अम्फान का जो विंड स्पीड था वो 180 किलोमीटर पर आवर था, और उसे बेसिकली सुपर साइक्लोन कहा जाता था, लेकिन बाद में वो थोड़ा वीक हो गया और उसे कैटेगरी 4 यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में डाल दिया गया। साइक्लोन जो भी बे ऑफ बंगाल साइड में आते हैं वो ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल साइड ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से वहाँ साइक्लोन बहुत कैटास्ट्रॉफिक आते हैं। हालांकि अरेबियन सी में ये साइड नहीं, ये फैक्टर नहीं है। अरेबियन साइड ज़्यादा कोल्ड होता है बे ऑफ बंगाल की तुलना में, और वहाँ पर साइक्लोन बहुत कम आते हैं। ये निसर्गा साइक्लोन जो मुंबई फेस किया है वो पिछले 72 सालों में पहला साइक्लोन है जो मुंबई ने फेस किया है। ये आप अभी मैप में साइक्लोन प्रोन रीजन देख रहे होंगे इंडिया का। अगर आप राइट साइड में ध्यान देंगे तो ज़्यादा पिंक एरिया दिख रहा होगा। ज़्यादा पिंक एरिया मतलब साइक्लोन से अफेक्टेड एरिया ज़्यादा, या फिर ज़्यादा चांसेस हैं जहाँ जहाँ साइक्लोन के टकराने के। अगर आप लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको पिंक एरिया कम दिख रहे होंगे, मतलब साइक्लोन के आने के चांसेस कम। इसलिए क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं। हालांकि अरेबियन सी में ये फेनोमेना काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, होता है पर कम होता है। अगर आपको ये वीडियो रिसोर्सफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।